सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप ये जो सीनियरिटी बेस्ड प्रमोशन इसको ख़त्म कर दें। टोटल अप्रेजल बेस करें, टोटल परफॉर्मेंस बेस करें, और जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी हो उसको इंसेंटिव भी मिलना चाहिए, उसकी प्रमोशन भी होनी चाहिए और उससे ज़्यादा इंक्रीमेंट मिलना चाहिए। रादर देन के गवर्नमेंट तय कर लेती कि 10% हर एक को मिलेगा, जो घर में सो रहा है उसे भी और जो 24/7 जॉब कर रहा है और मेहनत कर रहा है उसे भी। उसके नतीजे में लोगों के अंदर डीमोटिवेशन फैलती है, यार मैं क्यों करूँ, कि जब गवर्नमेंट ने 10% सबको देना है, प्रमोशन मुझे सेनेटिव बेस से मिलनी है, तो मैं क्यों मेहनत करूँ। वज़ीर साहब का, एमएलए साहब का, एमएनए साहब का कहीं कोई रोल नहीं है कि वो तबादला करे, वो तकर्री करे, वो किसी की प्रमोशन करे। ये एक महकमाना काम है जो महकमे को ही करना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। गुज़श्ता 6 सेशन के अंदर हमने पाकिस्तान के मौजूदा निज़ाम तालीम के मसाइल के ऊपर बात की थी, और आज के सेशन में हम इनके हल के ऊपर बात करेंगे और उन एजुकेशनल रिफॉर्म्स के ऊपर बात करेंगे जो इस वक्त की हमारी ज़रूरत है। और अगर हम इन रिफॉर्म्स को ले आते हैं या इन इश्यूज़ के ऊपर हम कोई काम कर लेते हैं तो यकीनन उसके नतीजे में आने वाले दौर में पाकिस्तान का नक्शा बिल्कुल बदल सकता है। आप तसव्वुर कीजिए कि 2030 में पाकिस्तान की आबादी लगभग 30 करोड़ हो जाएगी, और इस 30 करोड़ की आबादी को अगर आपने कोई सही डायरेक्शन ना दी तो आने वाले हालात हमारे कैसे होंगे, आप इसको बहुत अच्छे तरीके से विजुअलाइज़ कर सकते हैं। हम बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान के निज़ाम तालीम में जो इश्यूज़ थे उनको कैसे सॉर्ट आउट किया जाए, कैसे हल किया जाए। आज के सेशन में हम थ्योरेटिकल कम और प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ ज़्यादा बात करेंगे। बेसिकली ये कुछ टिप्स हैं जिसके ऊपर हम बात करेंगे, और ये मैं ये कहता हूँ कि बेसिकली ये मेरी ऑब्जर्वेशंस हैं या मेरी जो गुज़श्ता 10 साल का एक्सपीरियंस है उसके नतीजे में कुछ फाइंडिंग्स हैं। यकीनन मैं एक डायरेक्शन से सोच रहा हूँ, अगर कुछ लोग मिल के बैठेंगे तो इसको मज़ीद रिफ़ाइन भी कर सकते हैं और इसमें मज़ीद बात भी कर सकते हैं और बहुत अच्छा काम हो सकता है। मौजूदा निज़ाम तालीम को ठीक करने के लिए जो पहली ज़रूरत है हमारी वो ये है कि हम तमाम स्टेक होल्डर्स को बिठाएं, सर जोड़ के बैठें और आने वाले हालात के मुताबिक 15-20 साल के लिए एक पॉलिसी ड्राफ्ट करें, एक पॉलिसी बनाएं। आपका 1973 का आइन क्यों आज तक मौजूद है? इसलिए मौजूद है, यकीनन उसमें ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो और पीपल्स पार्टी का भी रोल था, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी कि उसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को इकट्ठा किया गया, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को बिठाया गया और उन पॉलिटिकल पार्टीज़ की मशावरत के साथ, उनके कंसेंसस के साथ एक कॉन्स्टिट्यूशन को लाया गया जो आज तक मौजूद है। और वो 22 रुकनी कमेटी बनी और जिसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग मौजूद थे, रिलीजियस पार्टीज़ के लोग मौजूद थे और तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ मिलाया गया। उसके नतीजे में आप देखते हैं कि वो आइन मुअत्तल तो हुआ कुछ अरसे के लिए, लेकिन दोबारा जब जमहूरियत आती है तो दोबारा वो आइन बहाल होता है। इस एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म्स लाने के लिए हमें क्रेडिट के चक्कर से निकलना होगा, पॉलिटिकल स्कोरिंग और पॉलिटिकल गेन से निकलना होगा। जब तक हम इस पॉलिटिकल गेन और पॉलिटिकल स्कोरिंग से नहीं निकलेंगे, हम पाकिस्तान के लिए कोई अच्छा निज़ाम तालीम नहीं ला सकते। कि हर हुकूमत ये कोशिश करे कि मैं अपने 5 साल के अंदर या अपने 3 साल के अंदर क्या गेन कर लूँ कि जो मैं अपने वर्कर्स को, अपने कारकुनान को, अपने सपोर्टर और वोटर्स को कह सकूँ कि मैंने ये बड़ा तीर मारा है। तो पहला काम ये करना पड़ेगा कि हमें तमाम स्टेक होल्डर्स से मेरी क्या मुराद है, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ जो आइंदा 15-20 सालों में इक़्तिदार में आ सकती हैं, गवर्नमेंट, प्राइवेट जो तालीमी इदारे हैं, उनके जो एसोसिएशंस हैं, जो उनके यूनियंस हैं, उनके ज़िम्मेदारान, फिर इसी तरीके से पाकिस्तान के जो अहम इदारे हैं, उसमें आर्मी है, उसमें बाकी आपके इदारे, उन इदारों के सरबराहान या उनके इदारों का रिप्रेजेंटेटिव, उनके ऊपर एक बड़ी हाई फाई फोरम की एक बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की एक कमेटी बनाई जाए और जिसमें कम से कम 20-25 लोग हों। जो कमेटी एक कम्प्रीहेंसिव एनालिसिस के बाद, इसमें आप उन लोगों से भी आप मदद लें जो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के अंदर पाकिस्तानी लोग एजुकेशन सेक्टर के अंदर सर्व कर रहे हैं, वो दुनिया के किसी भी मुल्क में हैं, उनको भी ऑन बोर्ड लिया जाए और उसके बाद एक पॉलिसी ड्राफ्ट बनाया जाए जो आइंदा 15-20 साल के लिए इम्प्लीमेंटेड हो और जिस पे ये तय हो कि हुकूमत कोई भी आए, वो खास एस्टेब्लिशमेंट आ जाए, हाँ कोई भी जमहूरी पार्टी आ जाए, इन पॉलिसीज़ पर डेविएट नहीं किया जाएगा, इसको एज इट इज़ लेके चला जाएगा और उस पर बहुत कम्प्रीहेंसिव एनालिसिस के बाद एक पॉलिसी बनेगी तो इंशाल्लाह वो इंटैक्ट रहेगी। दूसरा काम हमारे इस एजुकेशन सिस्टम में बजट का मसला है। इस वक्त हम जो 2020-21 का बजट है, इसमें हमने
83 बिलियन रुपीस एजुकेशन के लिए रखे हैं, जो हमारी जीडीपी का 2.3 बनता है। आप इस जीडीपी के बजट को बढ़ा दें। आइडियली तो ये है कि आप जीडीपी का 4% आप बजट इस पे खर्च करें, लेकिन एकदम शायद 4% ऑफ जीडीपी के ऊपर जाना मुश्किल हो। यानी इस वक्त अगर हम 2.3 से 4 पे जाएं, सिर्फ फेडरल के बजट की मैं बात करूं, प्रोविंशियल बजट इससे अलग है और उसको भी इसी प्रोग्रेशन से उनको भी बढ़ना चाहिए। तो 83 बिलियन के अंदर 60 बिलियन का इजाफा होगा। 60 बिलियन का मतलब है 60 अरब रुपए का बजट इंक्रीज होगा। तो आप ये कहते हैं कि एकदम 60 अरब का बजट इंक्रीज करना मुश्किल है, तो आप ये करें कि आप 20-20 अरब के 3 स्पैन बनाएं कि पहले से हम 20 अरब का इजाफा करेंगे, उससे अगले साल 20 और उससे अगले साल 20 अरब का इजाफा करेंगे। आपके ये जो 20 अरब का बजट का इजाफा है, आपके एजुकेशन के अंदर एक पूरा इनकलाब बर्पा कर देगा। मैं वो आगे चल के आपको बताता हूँ कि उस 20 अरब के बजट को आप कहाँ कहाँ यूटिलाइज करें। इस 20 अरब के बजट को सबसे पहले तो यह है कि क्योंकि मौजूदा जो एजुकेशन सिस्टम है गवर्नमेंट का, उसको अपलिफ्ट करना थोड़ा सा मुश्किल काम है। ये बड़ा लॉन्ग रन प्रोजेक्ट होगा, बहुत लंबा अरसा होगा जिसके अंदर ये चीज़ों को रिफॉर्म किया जाएगा। एकदम इनको करना मुश्किल है। तो उसका काम क्या करें आप, उसके फिर एक पैरेलल मतवाजी एक सिस्टम लेके आएँ जो उसको भी पुल करे और जो खुद से खड़ा हो जाए, जब जिसको देखा देखी फिर सारे सिस्टम ठीक होते चले जाएँ। हम प्राइवेट सेक्टर्स को डंडा लेके ठीक करने की कोशिश करते हैं, गवर्नमेंट को ये कभी नहीं करना चाहिए। गवर्नमेंट क्या करे, गवर्नमेंट अपने सिस्टम को ठीक करे, ऑटोमेटिकली प्राइवेट को उस प्राइवेट सिस्टम को compete करने के लिए कि वो जब फीस भी ले रहा है और गवर्नमेंट फ्री में एजुकेशन दे रही है, अगर फ्री में गवर्नमेंट इतनी अच्छी एजुकेशन देगी तो कौन पागल होगा जो फीस दे के प्राइवेट इदारों में जाएगा। फिर प्राइवेट इदारों को खुद उस सिस्टम के ऊपर आने के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, इससे ज़्यादा उस सिस्टम को अपने, क्योंकि इस वक्त गवर्नमेंट का सिस्टम इतना अच्छा है नहीं है, इसलिए प्राइवेट स्कूल को भी इतना मसला नहीं है कि ठीक है गवर्नमेंट का तो इतना बॉटम लेवल पे है, तो आम बंदा की सोचता है यार जैसा कैसा भी है प्राइवेट का स्कूल सिस्टम अच्छा है। वो जो एक मोटिवेशन बात की जाती है कि एक प्रोफेसर ने वाइट बोर्ड के ऊपर एक लाइन खींची और बच्चों से कहा कि कौन है जो इस लाइन को बगैर छुए छोटा कर दे। बच्चे बड़े परेशान हो रहे थे कि यार छुए बगैर कैसे ही छोटी हो सकती है। तो प्रोफेसर ने एक लंबी लाइन खींची, एक बड़ी लाइन खींची और उसने देखा कि आपने पहली लाइन को छोटा कर दिया। गवर्नमेंट ये करे कि अपने आप को बड़ा करे, ऑटोमेटिकली प्राइवेट इदारे उसको compete करने के लिए आगे आएंगे। तो पहला काम ये करें बजट के अंदर से कि आप पूरे पाकिस्तान के लगभग, यानी इस वक्त अगर जीबी और एजे के मिलाए तो 153 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। आप इन 150 डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक एक मॉडल इदारा डेवलप करें। मॉडल इदारा कैसा हो कि जो बिल्डिंग जिसकी बहुत अच्छी हो, जिसके अंदर आप स्टाफ सारा न्यू हायर करें और बहुत कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के ज़रिए करें। मैं तो कहता हूँ कि आपका जितना भी हायरिंग हो वो CSS से हायरिंग हो, CS लेवल के एग्जामिनेशन की तरह की हायरिंग हो और टीचर्स की सैलरी अच्छी की जाए, फिर आप देखेंगे कि सारा टैलेंट इस तरफ आएगा। इस वक्त तक तो अमूमन एजुकेशन सेक्टर के अंदर वो लोग जाते हैं जो किसी और फील्ड के अंदर नहीं जा पा रहे थे, जो डॉक्टर नहीं बन सका, जो इंजीनियर नहीं बन सका या किसी और प्रोफेशनल फील्ड में नहीं जा सका। अच्छा जी अब और कोई नहीं है तो चले टीचर बन जाते हैं। क्यों? इसलिए कि सैलरी पैकेज और बाकी इश्यूज़ हैं। तो आप सैलरी पैकेज अच्छा करें और उसके बाद आप हाई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के ज़रिए उनमें हायरिंग करें लोगों की। अगर एक बिल्डिंग के ऊपर 3 करोड़ पे इन्वेस्ट होते हैं, खर्च होते हैं, तो आपका ये टोटल 150 स्कूल 4.5 अरब का बजट है। कोई बहुत बड़ा ऐसा नहीं है कि जिसके लिए आपको कोई खरबों रुपये चाहिए। 4.5 अरब में आप पाकिस्तान के हर डिस्ट्रिक्ट में एक मॉडल इदारा बना सकते हैं और उसकी सैलरीज आप प्रोविंशियल गवर्नमेंट को दे दें कि वो भी अपना बजट इंक्रीज करेंगे तो इनकी सैलरीज और बाकी जो इक्विपमेंट है और बाकी चीज़ें उसकी। लेकिन इनकी रेगुलेटरी के लिए एक ज़बरदस्त किस्म की रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाई जाए जो इनकी मॉनिटरिंग करे। अच्छा, इनमें दाखिले कैसे हों? इनमें एडमिशन के लिए आप बच्चों के टेस्ट लें और तमाम वो बच्चा, वो खा गरीब है या अमीर है, जो मेरिट क्वालिफाई करता है, जो अच्छा लायक बच्चा है, उसको आप एडमिशन दें और उस एडमिशन के अंदर में आप देखेंगे कि आपके पास करीम इकट्ठी हो जाएगी और उसको कम्पीट करने के लिए प्राइवेट इदारों को मेहनत करनी पड़ेगी। दूसरा काम क्या करें, आप पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ऊपर जाएं। एक एक स्कूल हर डिस्ट्रिक्ट की किसी एक तहसील में, यानी 150 स्कूल ये बनाएं जो आप किसी प्राइवेट इदारे के साथ, किसी प्राइवेट NGO के साथ जो एजुकेशन सेक्टर में काम कर रही हैं या किसी इंडिविजुअल के साथ जो एजुकेशन में काम कर रहा है उसके साथ मिलके एक इदारा बनाएं जिसकी फ़ीस आप दे रहे हो। बच्चों की फ़ीस आप स्टैंडर्ड के मुताबिक, जो उस एरिया का स्टैंडर्ड है,
उस स्टैंडर्ड के मुताबिक आप बच्चों की फ़ीस आप दे रहे हो, जैसे पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन का एक मॉडल बहुत बेहतरीन चल रहा है। लेकिन उसमें फिर जितनी भी उसकी एग्जीक्यूशन है, उसकी मैनेजमेंट है, वो प्राइवेट बॉडी के पास हो। उसे कहा जाए कि अब ये गवर्नमेंट इदारा है जो गवर्नमेंट चला रही है, और ये आप हैं जो एक प्राइवेट इदारा चला रहा है, इन दोनों का कंपटीशन होगा। अब आप देखेंगे कि कंपटीशन के नतीजे में कितनी मेहनत होती है और कितना आगे लेके जाया जाता है। तीसरा काम आप ये करें कि आप तमाम जितने भी हमारे पास टीचर्स हैं इस वक्त मौजूद हैं, आप उनमें से जो लोएस्ट क्वालिफिकेशन ऊपर हैं और जो ज़्यादा जिनकी सर्विसेज हो गई हैं, उनको गोल्डन शेक दे के रिटायर्ड कर लें। इस बजट में से आप तय कर लें कि जी हमने बिलफर्ड 5 अरब रुपये इजाफी बजट देना है। पेंशन तो आपका बजट के अंदर ऑलरेडी मौजूद ही होती है। आप कहते हैं कि हमने 5 अरब रुपये एडिशनल देना है, या सूबू ने 10-10 अरब रुपये एडिशनल देना है लोगों को गोल्डन शेक दे के रिटायरमेंट के लिए। अब उसके लिए असूल क्या करें? असूल ये तय करें कि जिस टीचर की पहले साल हम जी बिलफर्ज हम 50,000 टीचर की को गोल्डन शेक देंगे, वो टीचर जो 2 सालों के बाद, 3 सालों के बाद या 5 सालों के बाद रिटायर होने हैं, उनको आज हम रिटायर करें। कौन से टीचर्स आप रिटायर करें? वो टीचर्स जिनकी क्वालिफिकेशन कम है। जैसे जितने भी पाकिस्तान में मैट्रिक पास टीचर्स इस वक्त काम कर रहे हैं, या वो मैट्रिक जिन्होंने बहुत पुरानी मैट्रिक की हुई है, उन लोगों को आप पहले मरले पे गोल्डन शेक दें। और उनमें से भी आप कैटेगराइज वो करेंगे, जिनकी सर्विसेज ज़्यादा हो चुकी हैं वो पहले मरले पे, जिनकी सर्विसेज कम हुई है वो दूसरे मरले पे। फिर दूसरे मरले पे आप FA वालों के पास आ जाएं, और फिर तीसरे मरले पे सिंपल BA वालों के पास, BA BSc वालों के पास आ जाएं। आप क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया तय कर लें कि इस वक्त वो मौजूद रहेंगे जो BA BEd हैं प्राइमरी के लिए, और सेकेंडरी के लिए MA MEd जो टीचर है वो मौजूद रहेगा। लेकिन न्यू हायरिंग के लिए आप ये तय कर लें कि BS के बगैर किसी भी टीचर को प्राइमरी लेवल पे इनरोल नहीं किया जाएगा। और आप उसके लिए अच्छी सैलरी तय करेंगे तो लोग यकीनन आएंगे। और MS या MS MEd के साथ आप सेकेंडरी लेवल पे लोगों को ले रहे हो। और इसके साथ साथ ये करें कि आप अगर बिलफर्ज हमारे इस साल 50,000 टीचर रिटायर हो जाते हैं, उन 50,000 टीचर्स के अगेंस्ट आप 1 लाख टीचर अपॉइंट कर सकते हैं। मसलन अगर बिलफर्ज हम ये कहते हैं जी कि उन 50,000 टीचर्स की सैलरी पर पर्सन ₹1,00,000 सैलरी, ज़रा ये सीनियर मोस्ट लोग हैं, इनकी सैलरी मोस्टली लाख या लाख से ऊपर ही जा चुकी होती हैं। तो एवरेज हम कहते हैं जी 1 लाख की सैलरी है। उसमें से हम उनका जो रिमेनिंग पीरियड है उसके लिए 50% उसकी सैलरी का बोनस उसे एडिशनल में दे के, और प्लस पेंशन जो भी उसे बनती है वो दे के उसे हम रिटायर कर रहे हूँ। अब जो 50,000 रुपये हमारे पास बचेंगे, उस 50,000 में आप 2 टीचर्स को हायर कर सकते हैं 25-25 हज़ार के साथ। आप उस 50,000 के अगेंस्ट जब 2 टीचर्स हायर करेंगे तो आपने 50,000 लोगों को रिटायर किया और आपने 1 लाख लोगों को हायर किया। अब उसके नतीजे में फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा ये होगा कि जो टीचर रिटायर्ड हो रहा है उसकी बेरोज़गारी नहीं हो रही, क्योंकि उसे 50% मिल रहा है, और वो आज रिटायर होगा, उसके बच्चे भी माशाल्लाह आगे आ चुके होंगे, और वो कहीं भी इन्वेस्ट करेगा, कहीं बिजनेस करेगा, कोई अपना सिस्टम बनाएगा, तो वो अपने घर का निज़ाम तो अच्छा चलाएगा। उसके बदले में 1 लाख लोगों को जॉब मिल रही होगी, वो 1 लाख लोग जो शायद बहुत ज़्यादा नीडी हों। और आप मेरिट के ऊपर लोगों को लेके आएँ, मेहनती लोग लेके आएँ, कॉम्पिटेंट लोग लेके आएँ, और फिर उनके ऊपर मॉनिटरिंग का पूरा एक सिस्टम बनाएँ। मॉनिटरिंग का सिस्टम क्या होना चाहिए कि आपके जैसे सिविल सर्विसेज के अंदर लोग आते हैं, AC DC SPO DPO वगैरह आते हैं, ऐसे ही आप एजुकेशन के अंदर भी CSS से ही लोगों को उठा के लें। आप CSS में एक पोर्शन रख लें एजुकेशन का, जिसके लिए तय हो कि वो जो इलेक्टिव सब्जेक्ट्स हैं, जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं, उसके अंदर वो 2 एजुकेशन इन लोगों के लिए आप एजुकेशन इन लोगों के लिए आप CSS के अंदर कोटा रख लें। मसलन इस वक्त हमारे पास 153 डिस्ट्रिक्ट्स हैं और 404 तहसीलें हैं। इन 404 तहसीलों के लिए आपको क्या चाहिए? 404 लोग ये चाहिए और 150 ये लोग चाहिए। बाकी इससे ऊपर जितने भी लोग हों यही प्रमोट हों तो डिवीजनल डायरेक्टर बने, डिवीजनल डायरेक्टर से ऊपर जनाब DPI बने, DPI के ऊपर वो सेक्रेटरी बने, एडिशनल सेक्रेटरी बने, और ये इनके चल रही हो। महकमा माल से लोग एजुकेशन में ना आ रहे हों। ज़ाहिर महकमा माल अलग एक पूरी फील्ड है और एजुकेशन पूरी अलग एक फील्ड है। महकमा माल के एक बंदे को आप लगा देते हैं जी कि आपने एजुकेशन देखनी है, या आप किसी ऐसे फ़र्द को, मेजर साहब को, कर्नल साहब को आर्मी से उठा के आप लगा देते हैं जी कि आपने एजुकेशन की मॉनिटरिंग करनी है। तो ये नॉट अ इजी टास्क। एजुकेशन पूरा एक
फ्रेमवर्क है, पूरी एक दुनिया है जिसको पूरी तरतीब के साथ लेकर चलना चाहिए। तो आप ये करें कि आप CSS के अंदर ये 550 का कोटा बढ़ा दें, 550 लोगों का कोटा बढ़ा दें, और उसके अंदर ये तय हो कि जो एजुकेशन कोर में जाना चाहता है, जो एजुकेशन सेक्टर में जाना चाहता है, उसके लिए 2 सब्जेक्ट, जो ऑप्शनल सब्जेक्ट में 2 सब्जेक्ट लाजमन चूज करने होंगे, एक एजुकेशन और एक मैनेजमेंट। अब उसने अगर मैनेजमेंट नहीं भी पढ़ी, उसने अगर एजुकेशन नहीं भी पढ़ी, एक अच्छा उसका एजुकेशन बैकग्राउंड है, कम अज़ कम वो तैयारी के अंदर CSS की लेवल की तैयारी के दौरान वो एजुकेशन को भी पढ़ लेगा और वो मैनेजमेंट को भी पढ़ लेगा। और आप उसके लिए जो पेपर डिज़ाइन करें वो एटलीस्ट MEd के लेवल का एजुकेशन का पेपर और MBA के लेवल का उसके मैनेजमेंट का पेपर होना चाहिए। अब इन लोगों को आप हायर करें और पूरी अथॉरिटी के साथ इनको भेजें, फील्ड के अंदर भेजें। इनके ऊपर ये ख़तरा ना हो कि हमें किसी MPA को, किसी मिनिस्टर को, किसी MLA MNA को हमें राज़ी करना होगा, अगर नहीं राज़ी करेंगे तो हमारी नौकरी ख़तरे में है, हम दोबारा टीचर बन जाएंगे, हम दोबारा कहीं OSD हो जाएंगे। उनको इख्तियार दिया जाए कि वो अपनी मॉनिटरिंग को अच्छा कर सकें, वो अपने सिस्टम को डेवलप कर सकें, वो टीचर्स की हायरिंग और फायरिंग के अंदर उनका पूरा एक रोल होना चाहिए कि कैसे वो अच्छा। फिर उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप ये जो सीनियरिटी बेस प्रमोशन इसको ख़त्म कर दें, टोटल अप्रेजल बेस करें, टोटल परफॉर्मेंस बेस करें, और जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी हो उसको इंसेंटिव भी मिलना चाहिए, उसकी प्रमोशन भी होनी चाहिए और उससे ज़्यादा इंक्रीमेंट मिलना चाहिए, रादर देन के गवर्नमेंट तय कर लेती कि 10% हर एक को मिलेगा, जो घर में सो रहा है उसे भी और जो 24/7 जॉब कर रहा है और मेहनत कर रहा है उसे भी। उसके नतीजे में लोगों के अंदर डीमोटिवेशन फैलती है, यार मैं क्यों करूँ, कि जब गवर्नमेंट ने 10% सबको देना है, प्रमोशन मुझे सीनियरिटी बेस से मिलनी है, तो मैं क्यों मेहनत करूँ। तो परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स तय किए जाएँ, उन परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स के अगेंस्ट लोगों के अप्रेजल्स हों, अप्रेजल के अगेंस्ट लोगों को इंसेंटिव्स मिलें, लोगों को प्रमोशंस मिलें, लोगों को उसके नतीजे में लोगों की तरक्कियाँ हों। तबादले का रूल ये तय किया जाए कि मोस्ट कन्वीनियंस फ़र्द को कहाँ पे वो कन्वीनियंट है, और ज़ाहिर यकीनन कन्वीनियंस जब आप निकालेंगे तो ओबियसली उसमें फिर ये देखा जाएगा कि अगर सारे लोग शहर के अंदर हैं, गांव में कोई नहीं जाना चाह रहा, तो उसका असूल ये तय करें फिर कि जो फ़र्द गांव से शहर में शिफ्ट हुआ है उसे वापस गांव में भेजा जाए, ताकि उसका एक घर कम अज़ कम उस गाँव के अंदर मौजूद होगा। ये ना कि जो शहर में नस्लों से शहर में रह रहा है, दादा परदादा से शहर में रह रहा है, उसे उठा के आप गाँव में भेज दें और गाँव वाले बंदे को आप शहर में लगा दें। तो मोस्ट कन्वीनियंट इसके अंदर आप ये देखेंगे जो कन्वीनियंट है उसको वहाँ पे भेजा जाए। और हायरिंग फायरिंग तबादले तकर्रियाँ, ये जो हमारे यहाँ मकन्ना और इंतज़ामिया के जो मिक्स मॉडल है, इसको सेपरेट करने की ज़रूरत है। वज़ीर साहब का, MLA साहब का, MNA साहब का कहीं कोई रोल नहीं है कि वो तबादला करे, वो तकर्री करे, वो किसी की प्रमोशन करे। ये एक महकमाना काम है जो महकमे को ही करना चाहिए। हमारे यहाँ तो ड्रामे इतने ज़्यादा होते हैं कि जनाब मिनिस्टर साहब खुद मॉनिटरिंग के लिए पहुँच गए स्कूल के अंदर। भाई मॉनिटरिंग के लिए अगर मिनिस्टर साहब जा रहे हैं तो पहला तो ये चेक करना चाहिए कि मिनिस्टर साहब का अपना बैकग्राउंड है क्या, क्या वो एजुकेशन मैनेजमेंट के अंदर या एजुकेशन मॉनिटरिंग के अंदर कोई सनद रखते हैं, कोई उन्होंने कोई ऐसा सिस्टम किया हुआ है जिसके अंदर वो मॉनिटरिंग कर सकें। मास मिनिस्टर होने के लिए मॉनिटरिंग और एवेल्यूशन तो ज़रूरी तो नहीं कि वो बहुत अच्छा मॉनिटर भी हो सकता है। फिर दूसरा ये कि जब वो खुद मॉनिटरिंग करने के लिए नीचे गया है तो फिर उसका महकमा क्या कर रहा है, तो महकमा इसका मतलब कुछ नहीं कर रहा, तो वो करोड़ों की सैलरी क्यों दे रहे हैं। लिहाजा मिनिस्टर साहब को काम क्या करना है, उन्हें सिस्टम बना के देना है, उन्हें लोगों को गाइड करना है, उन्हें लोगों को पॉलिसीज़ देनी है, वो मॉनिटरिंग की पॉलिसी हो, वो क्वालिटी एश्योरेंस की पॉलिसी हो, वो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की पॉलिसी हो, जो भी हो उसे मिनिस्टर साहब को पॉलिसी बेसिकली। काबीना का काम क्या होता है, काबीना का काम होता है कानून साजी, इसको मकन्ना कहा जाता है। मकन्ना का मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली होती है जो कानून साजी करती है, जो पॉलिसियाँ ड्राफ्ट करती है, जो पॉलिसियाँ डिफ़ाइन करती है। हमारे तो अलमी ये है कि पॉलिसियाँ कम बनती हैं और इंतज़ामिया की जगह ये लोग ज़्यादा काम कर रहे होते हैं। इंतज़ामिया का मतलब है कि जो आपका ऑलरेडी परमानेंट एक हायरार्की सिस्टम मौजूद है, आपके एजुकेशन का एक पूरा सेटअप मौजूद है, उसी सेटअप को, और ये सिर्फ एजुकेशन में नहीं है, ये तमाम डिपार्टमेंट्स के अंदर ऐसा ही है। तो एजुकेशन के अंदर स्पेसिफिकली आपको उन लोगों को तफवीज़ करना चाहिए कि वो काम करें, अपनी तरतीब से काम करते रहें। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट काम ये है कि आप एजुकेशन सेक्टर के अंदर डेवलपमेंट के लिए जो टीचर्स की कैपेसिटी बिल्डिंग है, जो कि टीचर्स की डेवलपमेंट के लिए आपको बजट लगाना चाहिए। आप उसके लिए एक कम अज़ कम आप तय कर लें, फेडरल गवर्नमेंट तय कर ले 5 अरब और प्रोविंशियल गवर्नमेंट तय कर ले 10 अरब, या जो भी उसका परसेंटेज बनती है
कि वो अपनी एजुकेशन की डेवलपमेंट, टीचर्स की डेवलपमेंट के लिए वर्कशॉप करवाएं, उनको एक्सपोजर दें, उनको इंटरनेशनल टूर पे भेजें, उनको मुख्तलिफ़ चीज़ों के ऊपर लेके आएँ और उनकी कैपेसिटी इस हद तक बिल्ड कर दें कि जब वो क्लासरूम के अंदर जाएँ तो उनके दिमाग और दिल और ज़बान से अल्फाज ऐसे निकलते हों जैसे वो किसी भरे हुए बर्तन से पानी निकल रहा हो। तो वो इस लेवल पे चले जाएँ कि जिसके नतीजे में उनकी ये कैपेसिटी ना हो कि वो, हमें खुद देखा, हमने अपने टीचर्स को देखा कि टीचर क्लासरूम के अंदर आके खुलासा लेके पढ़ाना शुरू कर देते थे। भाई अगर टीचर ने खुलासा लेके पढ़ाना है, किसी गाइड बुक्स लेके पढ़ानी है, तो फिर वो टीचर किस बात का? फिर तो कोई भी, आप किसी भी बंदे को कहें यार ये गाइड है, आप इसे मुझे पढ़ा दो। तो टीचर की कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। एक और बहुत हमारे अलमिया ये है कि हम टीचर्स से, जो हाज़िर सदस्य टीचर्स हैं, उससे हम बहुत सारे और काम ले रहे होते हैं। अच्छा जी, कोई आफत आ गई तो उनको दौड़ाना है, इलेक्शन आ गए तो ड्यूटी उन्हीं की लगनी है, पोलियो की मुहिम है तो उनको काम पे लगाना है, आपको मरदमशुमारी करनी है तो आपको इन टीचर्स को लगाना है। इसको बिल्कुल बैन कर दें। पहली बात यह है कि जो आप जिन लोगों को रिटायर कर रहे हैं गोल्डन चेक देके, इन लोगों से आप सर्विसेज लें। अब उनका भी कुछ न कुछ अर्निंग का ज़रिया भी रहेगा और वो फारग भी हैं और वो इजीली अवेलेबल भी होंगे। आपका एक टीचर जो अपनी क्लास छोड़ के 15 दिन के लिए किसी एग्जामिनेशन सिस्टम के अंदर चला गया, जो इम्तहान लेने चला गया, तो वो 15 दिन पीछे उसके बच्चे क्या करेंगे? और वो सैलरी यहाँ से भी ले रहा है और वहाँ से एडिशनल वो स्टाइपेंड भी ले रहा है, या वहाँ से एडिशनल वो मुआवजा भी ले रहा है। क्यों भाई? आप किसी और को दें, या फिर आप यंग लोगों को लेके आएँ, आम पब्लिक से लोगों को उठाएँ, जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हों, उनसे उनसे ये आप काम लें। उनको अर्निंग की ज़रूरत भी है, उनका एक्सपीरियंस भी गेन होगा, उसके नतीजे में कौम और मुल्क की डेवलपमेंट के अंदर भी बड़ा रोल प्ले होगा। तो ये काम हम कर रहे होते हैं, करवा रहे होते हैं टीचर से। तो ये टीचर से हमें काम नहीं करवाना चाहिए, हमें इसके लिए अलग से पूरा सिस्टम बनाना चाहिए। इसके बाद हम आते हैं करिकुलम के ऊपर। करिकुलम को यूनिफॉर्म करने के लिए सबसे पहले आपको तमाम तालीमी बोर्ड्स एक करने पड़ेंगे। जब तक आपके भांत भांत के तालीमी बोर्ड्स हैं और हर बोर्ड अपने तरतीब से एग्ज़ाम ले रहा है, तो आप करिकुलम जितना मर्जी है एक करने की कोशिश करें, ये पॉसिबल नहीं है। आप एक बोर्ड बना दें जो क्रॉस द कंट्री एग्जामिनेशन ले रहा हो, उसमें फेडरल गवर्नमेंट, उसमें प्रोविंशियल गवर्नमेंट, उसमें आपके आगा खान बोर्ड, उसमें आपके ये सारे सिस्टम, इवन दैट के ओ लेवल ए लेवल को भी, अगर ओ लेवल और ए लेवल का एग्जामिनेशन देना है तो उसके लिए भी यही बोर्ड एग्ज़ाम दे रहा हो। इसके लिए अलग वो, ठीक है, 2 पेपर बना दे, एक मैट्रिक लेवल मैट्रिक सिस्टम के लिए और एक ओ लेवल सिस्टम के लिए, लेकिन बोर्ड एक ही हो, वो बहुत ज़्यादा अथॉरिटी रखता हो, उसको कोई चैलेंज ना कर सके, और बहुत कम्पिटेंट तरीन लोगों को वहाँ ऊपर उस पर लगाया जाए। जो आप देखें उसके नतीजे में आपको कितना फ़ायदा होगा। सिर्फ आप प्रिंटिंग के अंदर जो एक पेपर प्रिंट होता है और उसकी जो कॉपीज़ होती हैं, इसमें आप करोड़ों रुपए बचा सकते हैं। कि जब क्रॉस द बोर्ड आपका एक पेपर प्रिंट होगा, उसकी कॉस्ट, और जो 20-25 बोर्ड अलग अलग अपने पेपर प्रिंट करवाते हैं तो उसके जो हैं वो अलग अलग उसके अखराजात आते हैं। अब यकीनन ये एकदम नहीं होगा, उसके लिए आपको प्रोग्रेशन बनानी पड़ेगी कि जी आज से 12 साल के बाद जो मैट्रिक क्लास आएगी उसका पैटर्न ये होगा और उसकी बोर्ड ये होगा। और फिर केजी क्लास से इस साल आप ये तय कर लें कि केजी क्लास में तमाम अक्रॉस द बोर्ड केजी क्लास एक स्टैंडर्ड तय करें, और स्टैंडर्ड के गवर्नमेंट प्राइवेट सारे उस स्टैंडर्ड को फॉलो करें। उसके लिए करें क्या? जैसे हमने कहा ना कि आप 50,000 टीचर को गोल्डन चेक देख के रिटायर करते हैं, उन 50,000 टीचर्स के अगेंस्ट आप 1 लाख टीचर सिर्फ इसी क्लास के लिए, यानी सिर्फ जो आपकी नर्सरी क्लास है या प्ले ग्रुप क्लास है उसके लिए आप टीचर्स हायर करें और उनको अच्छी सैलरी दें, उनकी अच्छी कैपेसिटी बिल्ड करें, उनको वर्कशॉप करवाएं, कम से कम 1-1 महीने की वर्कशॉप से गुजारने के बाद उनको वो भेजें, और फिर उनके रिफ्रेशर कोर्सेज करवाएं। हर 6 महीने के बाद उनका रिफ्रेशर कोर्सेज हों, और अगले इस साल आप सिर्फ केजी क्लास, उससे अगले साल आप 1 क्लास, उससे अगले साल 2 क्लास, ये जो क्लास ग्रो कर रही होगी विद द पैसेज ऑफ टाइम, ये जब मैट्रिक में जाए इसके लिए तय हो कि ये यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड के ऊपर एग्जामिनेशन देगी, और उसके बाद आपके तमाम कम्पिटिटिव एग्ज़ाम वो आपके एक स्टैंडर्ड पे आ जाने चाहिए। उसके लिए पूरे पाकिस्तान में एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, ना कि पंजाब अलग कर रहा है, केपी अलग कर रहा है। ठीक है, उसका कोटा उसी तरतीब से हो जिनकी जॉब जितनी है, लेकिन इसको उसका कम्पिटिटिव एग्ज़ाम एक तरतीब से होना चाहिए। और इसी तरीके से आप मीडियम ऑफ जो इंस्ट्रक्शन है या लैंग्वेज है, इसको एक करने की ज़रूरत है। और ये हो ही नहीं सकती कि जब तक आप इसको नेटिव लैंग्वेज जो हमारी कौमी ज़ुबान है इस पर नहीं लेके आते।
या कम अज़ कम आप ऑप्शन दे दें कि जो उर्दू रखना चाहे उर्दू रखे, जो इंग्लिश रखना चाहे इंग्लिश रखे, लेकिन उसके लिए फिर एग्जामिनेशन भी उसी सिस्टम से होना चाहिए। उसके तमाम जो मुकाबला जात होते हैं उसमें भी यही होना चाहिए, और तमाम जो हायरिंग के लिए जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं उसमें भी ये ऑप्शन होना चाहिए। CSS में भी ऑप्शन आपके पास होना चाहिए कि आप उर्दू में एग्ज़ाम देना चाहते हैं या इंग्लिश में देना चाहते हैं। और ये दुनिया में है। दुनिया इससे कतन ये मसला हल नहीं होना है कि आप एक बच्चे को जिसको बैकग्राउंड इंग्लिश का नहीं मिल रहा है, जिसको इन्वायरमेंट इंग्लिश का नहीं मिल रहा, आप उसको इम्पोज कर देते हैं कि आपने सारी किताबें इंग्लिश के अंदर पढ़नी है। तो वो एक दिन एक वीडियो देख रहा था जिसके अंदर माँ अपने बच्चे से पूछती है, उसके तमाम सब्जेक्ट में बहुत अच्छे मार्क्स हैं, तमाम मैथ में, साइंस में, ज्योग्राफी में, सब में अच्छे नंबर हैं, लेकिन उसके इंग्लिश में नंबर बहुत कम है। तो माँ उसे पूछती है, बेटा आप तो एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ती हो, आपके इंग्लिश में कम मार्क्स क्यों हैं? तो बच्ची मासूमियत से कहती है कि माँ, मुझे इंग्लिश में ये आया था कि आप अपना कोई ख्वाब लिखें, आप अपना कोई ड्रीम यहाँ लिखें। तो आज तक ख्वाब तो मुझे कभी इंग्लिश में आया ही नहीं। ख्वाब तो हमेशा मुझे अपनी मादरी ज़बान में आता है, जिसमें आप होती हो, जिसमें नान और दादा होती हैं, जिसमें चाचू होते हैं, जिसमें बाबा होते हैं, और वो सारे तो दूसरी ज़बान में बात करते हैं। मैं कैसे अपने ख्वाब को इंग्लिश में लिख सकती? तो लिहाजा मेरे नंबर कम आए हैं। तो ये हमारा अलमिया है कि हम बच्चों को खामखा एक लैंग्वेज बैरियर के अंदर डाल के अच्छे भले ज़हीन बच्चों को हम उनकी सलाहियतों को ख़राब कर रहे होते हैं। ये कुछ रिफॉर्म्स हैं, और कुछ रिफॉर्म्स और हैं जो अगले वीडियो के ऊपर हम इस पर बात करेंगे, और उन पे इंशाल्लाह हम डिटेल के अंदर बात करने के बाद हम इसको कंक्लूड करेंगे कि ये कैसे हम मैनेज करें। और जब ये मैनेज हो जाएगा तो आप देखेंगे कि आने वाले 15-20 सालों के अंदर आपके मुल्क का नक्शा बदल सकता है। मिलेंगे एक और वीडियो के साथ, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।